तो चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखे हों वो आपकी बुक में ना हो, थोड़ा मैंने एडिशनल ही ऐड किया है ताकि थोड़ा सा आपका और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे बीच में कि जो आपको लगेगा जो मैं पुट करूंगा लेकिन आप वापस आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि लेकिन आपके माइंड में वो रहेगा कि ऐसा ये क्यों हुआ है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहता है या चैप्टर का नेम है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, किन प्रिंसिपल पे ये काम करता है और कैसे हम इसको प्रोसेस में लेकर आते हैं। तो प्रोसेसेस और प्रिंसिपल भी इसके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और ये किस तरीके से हम प्रोसेस में लेकर इसको आते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायो का मतलब होता है हमारे पास लाइफ, ये बताने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, लाइफ में हमने अब टेक्निक्स यूज करके ह्यूमन लाइफ को और आसान बना देना है, क्योंकि हमारे डिजायर खत्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमें जो है वो और चीजें चाहिए और जो है वो डिजायर हमारे डे बाई डे इंक्रीज होते जाते हैं, और उन डिजायर को फुलफिल करने के लिए अब हमने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। पिछला जो चैप्टर था हमारा, इसमें हमने माइक्रोव्स का यूज करके, है ना, ब्रेड फॉर्मेशन कर दी, केक बना दिया हमारे पास, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दी, ये सारी चीजें, चीज बना दी हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस करी हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन ये जो सारी चीजें हमने बनाई हैं, ब्रेड, केक, अल्कोहल या चीज, ये माइक्रोब्स जो है वो, इसमें हमने माइक्रोब्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। इसमें माइक्रोब्स ने जैसा प्रोडक्ट हमें दिया हमने वैसा ही उसको यूज कर लिया। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज तो माइक्रोब्स का ही करेंगे, लेकिन अब हम माइक्रोब्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। क्या कर दें हम माइक्रोब्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और उनसे अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो मैं चाहता हूं कि ये माइक्रोब्स यही बनाए, तो वैसे डिजायर्ड प्रोडक्ट अब हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। कैसे करवाएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस दैट, इसने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है किसको, बायोलॉजी को या लाइफ को विद किसके साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ। क्या एम है हमारा, कुछ एम के साथ ही किया होगा हमने, टेक्नोलॉजी को लाइफ के साथ हमने कुछ एम लेकर ही कंबाइन करा होगा कि ये एम है हमारा, इस एम को मैंने पाना है, तो इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा किया। तो हमारा एम था विद द एम ऑफ, with the aim of improving people's quality of life, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और इंप्रूव करना है हमने, वो सारा का सारा किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अब इसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लिविंग सेल का भी यूज कर सकते हैं, एक लिविंग सेल पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं, या हम उसका कोई कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, ताकि हमें क्या मिल सके, अपना डिजायर्ड एम जो है वो हम उसको पा सके, जो हमारा डिजायर्ड एम है। अगर मैं बात करूं कि मेरा डिजायर क्या है, तो अगर मैं बोलूं कि बायोटेक्नोलॉजी में मुझे चाहिए कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवानी है, मेरा डिजायर है कि मुझे इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि लोगों में इंसुलिन की बीमारी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। आपने देखा भी होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन बनते हैं, टेबलेट्स बनती हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी से ही बनती है। अब इंसुलिन अगर मुझे प्रोड्यूस करवाना है, मेरा डिजायर है कि मुझे इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना है और माइक्रोब्स की हेल्प से करवाना है, कि मैं कुछ ना करूं, बैक्टीरिया मेरे लिए इंसुलिन बना दे, ऐसा भी है कि हम बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा लेते हैं। अब इंसुलिन मुझे बनाना है, तो हमारे इंसुलिन कहां मिलेगा, हमें इंसुलिन मिलेगा हमारे जीन में, इंसुलिन बनाता है हमारा जीन में, एक जीन होगा जो इंसुलिन बनाएगा। अब जीन तो डीएनए में बहुत सारे होते हैं, तो वो एक छोटा सा सेगमेंट होगा जहां जो पूरे डीएनए में इंसुलिन बनाता होगा। जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम पे एक कोई सेगमेंट होगा
जीन्स का जो सिर्फ इंसुलिन बनाता होगा, पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं इंसुलिन बनाएगा। अब इंसुलिन बनाने वाला डीएनए हम किस सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्या वो पूरी बॉडी में पाया जाएगा इंसुलिन बनाने वाला जीन्स, या सिर्फ पेनक्रियाज में ही पाया जाएगा? क्योंकि हमें तो पता है कि पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है, तो कहां पाया जाएगा? सिर्फ पेनक्रियाज के सेल में कि पूरी बॉडी के सेल में? पूरी बॉडी के सेल में पाया जाएगा, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी बनती है वो जाइगोट से बनती है, जीन से बनती है। तो जीन्स तो हर डीएनए में सेम ही है, पर हाँ पूरी बॉडी में पाया जरूर जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी में वो एक्सप्रेस नहीं होगा जीन, वो सिर्फ एक्सप्रेस होगा पेनक्रियाज में, इसलिए इंसुलिन वहीं प्रोड्यूस होता है। लेकिन निकाल तो हम उसके किसी भी सेल से सकते हैं, पूरी बॉडी के किसी भी सेल से। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ इतना सा ही सेगमेंट चाहिए, पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए। तो इस सेगमेंट को हम डिजायर्ड सेगमेंट कहते हैं, डिजायर्ड जीन कहते हैं कि मेरी ये डिजायर है, मुझे ये जीन चाहिए, तो इसको हम डिजायर्ड जीन भी कह देते हैं। ये क्या है मेरा? डिजायर्ड जीन। अब मुझे पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए, अब मुझे ये सिर्फ यही डिजायर्ड जीन चाहिए, तो ये डिजायर्ड जीन मुझे यहां से निकालना पड़ना। तो मैं क्या करूंगा? यहां दोनों तरफ से डीएनए को काट दूंगा। काटने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे कि किन टूल्स की जरूरत पड़ती है। और आरी और कोई किसी को काटना है तो कुछ तो चाहिए ना, आरी है, कोई दराट है आपका, कुछ भी लगा दो, कैंचियां कुंचियां कुछ भी चला दो आप। वैसे तो जुबान तेज चलती है आपकी, लेकिन अब वो थोड़ी मोलिक्यूलर लेवल पे काट पाएगी। तो डिजायर्ड जीन को हमने सीजर की हेल्प से काटना है, वो मोलिक्यूलर सीजर्स होती हैं, कैसे कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डिजायर्ड जीन को हमने कट कर लिया। अब हमने माइक्रोब्स का डीएनए लिया, अब मैंने ये डबल स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, ये हमने माइक्रोब्स का डीएनए लिया जो कि डबल स्टैंडर्ड है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब मुझे तो किसी बैक्टीरिया से बनवाना है ना अपना इंसुलिन, तो मैंने इंसुलिन अपना डिजायर्ड जीन काट लिया अपने डीएनए से, ठीक है। अब इसको मैंने इसके साथ चिपकाना है, तो मुझे इसका भी सेगमेंट काटना पड़ना पहले, जहां पे मुझे ये डिजायर्ड जीन मैं चिपका सकूं ऐसे। और अभी इसका पार्ट बन गया, ये अभी क्या बन गया? इसके जीनोम का पार्ट बन गया है क्या मेरा डिजायर्ड जीन। मैंने क्या किया? इस डीएनए के साथ मैंने इंसर्ट करवा दिया, तो अभी पुराने वाला डीएनए नहीं रहा, अब ये नया डीएनए बन गया है। इसी नए डीएनए को बच्चे हम कहते हैं आरडीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इसी तरीके से हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब बन गया मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए। अब मैंने क्या करना है? एक होस्ट ढूंढना है जिसके अंदर मैं इसको इंसर्ट करूं, वहां पे मल्टीप्लाई करता जाए और इसकी मल्टीपल कॉपीज बने, ताकि मेरा जो डिजायर्ड जीन है वो और मल्टीप्लाई हो। जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा उतना ज्यादा इंसुलिन बनेगा, फिर लास्ट में जाके मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। वो अलग अलग प्रोसीजर रहता है, वो हम स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हमने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी का यूज, बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने डिजायर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाया। वैसे तो हम पिछले चैप्टर्स में भी करते हुए आ रहे हैं, हम जो है वो दो अलग अलग स्पीसीज को भी क्रॉस करवा के एक नई स्पीसीज बना सकते हैं, वो भी डिजायर ही है हमारा। लेकिन उसमें क्या होता है कि डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी चले जाते हैं, कि जो हमें नहीं चाहिए तो वो भी चले जाते हैं, तो उनका नुकसान ये हो जाता है। लेकिन हमें क्या पर्टिकुलर यही हो कि अगर एक बड़ी लॉन्ग हेयर वाली बिल्ली है, मुझे चाहिए कि इस बिल्ली के आगे जो लिचड़ू पिचड़ू हो छोटे छोटे, वो छोटे हेयर वाले हो। मुझे नहीं पसंद लंबे हेयर, कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी बाल वहां गिर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? किसी और कैट का वो जीन एक्सट्रैक्ट करूंगा जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो छोटे हेयर के लिए, वो निकालूंगा, उस बिल्ली में जिसके लॉन्ग हेयर है उसको इंसर्ट करूंगा, उसके वो जीनोम का पार्ट बनेगा, क्योंकि जीनोम का पार्ट बनना जरूरी है, क्योंकि तभी उसकी प्रोजेनी में जाएगा, वो उसकी क्रोमोसोम का पार्ट बनेगा। और अब आगे जो नए ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो कैसे होंगे? शॉर्ट हेयर वाले। अब उसकी पूरी प्रोजेनी शॉर्ट हेयर वाली हो। तो ये मेरा डिजायर था, तो इस डिजायर को पाने के लिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। क्लियर है? इतना समझिए कि रिकम्बिनेंट कैसे बनते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि हम अपने डिजायर जीन को किसी और डीएनए के साथ इंसर्ट करवाते हैं और उससे अपना काम निकलवा लेते हैं। हालांकि बैक्टीरिया तो करते डिजीज ही है, लेकिन डिजीज करने वाला सेगमेंट हम रिमूव करवा लेते हैं। कैंचियां तो चलेंगी इधर, है ना, मोलिक्यूल सीजर तो काम में आएंगे, लेकिन कौन सी सीजर काम में आएंगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ा भी दिया मैंने आपको। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की, डेफिनेशन क्लियर है ना?
कि इसमें हमने कॉम्बिनेशन करा है बायोलॉजी का टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि हम जो है ह्यूमन वेलफेयर की लाइफ को क्या कर सकें, और आसान बना सकें, इजी बना सकें, ताकि हमारे जो डिजायर्ड हैं वो पूरे हो सके। अगर हम प्रिंसिपल की बात कर लें कि किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, बेसिकली दो प्रिंसिपल हैं। पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग मतलब टेक्नोलॉजी से ही बात करेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी। जेनेटिक में मतलब जीन्स, मतलब इसमें हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है ना, जो हमारा क्या होता है, डिजायर्ड जीन होता है, उसको हम कट करते हैं एंड इंसर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने तब बताया था कि हमने अपना डिजायर्ड जीन कट करा और उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि क्या हो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड एम या डिजायर्ड प्रोडक्ट की जो है वो हम प्रोडक्शन करवा सकें। ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। अगर और शॉर्ट में करूं तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, वो चेंज कर देते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या तो आरएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया है ना, यहां मैंने किया था ना कि यहां पे मैंने कुछ और अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया, तो जेनेटिक मेकअप तो मैंने चेंज कर दिया इसका। अब जेनेटिक मेकअप जब चेंज कर दी तो मैंने इसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल विच अल्टर इट्स फिनोटाइप। अगर मैं इसको अब किसी होस्ट में जो है वो डाल दूंगा तो उसके फिनोटाइप तो चेंज ही हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो उसके जीनोम का पार्ट हो जाएगा, और जैसा मैं चाहता हूं वो वैसा ही फिनोटाइप शो करेगा, फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस वैसी हो जाएगी। जैसे मैंने कैट का एग्जांपल दिया कि लॉन्ग हेयर वाली कैट नहीं चाहिए, शॉर्ट हेयर वाली चाहिए, तो उसके फिनोटाइप अब आगे चेंज हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट हेयर वाला जीन एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। तो वो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें हम जेनेटिक मेकअप चेंज कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल का, और चेंज करने के बाद उसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसका फिनोटाइप फिर उस हिसाब से क्या वो चेंज होता है। ये सारा आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बेसिकली जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है हमारा, किसके साथ कर रहे हैं, अपने डिजायर्ड जीन्स को इंसर्ट करके कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है। अब अगर मुझे अपना ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, मुझे अपने इस डिजायर्ड एम तक पहुंचना है, तो मुझे वैसे ही एनवायरनमेंट में सारे बैक्टीरिया ग्रो करने पड़ने। इसलिए दूसरा आता है हमारे पास बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, स्टीराइल एनवायरनमेंट देते हैं। स्टीराइल एनवायरनमेंट जो है वो हम इसमें रखते हैं, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन जो है वो वहां पे ना हो, क्योंकि थोड़ी बहुत भी कंटेमिनेशन हुई तो क्या होगा, हमारा जो एम है उससे हम चूक जाएंगे। तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ बायो प्रोसेसेस जो इंजीनियरिंग है उसके ऊपर भी हम जो है वो उस प्रिंसिपल के ऊपर भी बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, कि हमारा जो एनवायरनमेंट रहेगा जहां पे हम ये डिजायर्ड माइक्रोब्स को ग्रो करवा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेराइल रहे, कंटेमिनेशन फ्री रहे। किसी भी तरीके की जो बाकी माइक्रोब्स की एक्टिविटी, बैक्टीरिया की एक्टिविटी, वहां पे कंटेमिनेशन एनवायरनमेंट ना रहे, ताकि हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो हमें एज इट इज ही मिल जाए, उसमें कोई वेरिएशन ना हो। तो वेरिएशन नहीं अगर चाहिए तो हमें एनवायरनमेंट जो है वो स्टेराइल रखना पड़ना, कंटेमिनेशन फ्री रखना पड़ना। तो इन दो प्रिंसिपल के ऊपर जो है हम बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। इतनी बात क्लियर है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, कौन से प्रिंसिपल में किस तरीके का हम जो चीजें रखते हैं।
एक में हम जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं, नाम में ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जो है वो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं, पूरा जेनेटिक मेकअप। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल है सारा है ना। आप एमसीक्यू जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा सारा सारा क्वेश्चन, बोर्ड में भी डायरेक्ट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। ये बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग तो सीधा ही है हमारे पास कि स्टेराइल एनवायरनमेंट हमने वहां पे बना के रखना है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम जो है वो सबसे पहले, है ना, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, अपने डिजायर्ड का डीएनए, जैसा हमें डीएनए चाहिए, जैसा हम उस डीएनए से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वैसा डिजायर्ड डीएनए बनाना है हमें, तो उसको आरडीएनए कहा जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए, कि एक नया डीएनए बना दिया है दो डीएनए को कंबाइन करके। कैसे बनता है वो हम इसके बारे में बात करें, किसने सबसे पहले ये बनाया वो भी हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको बनाया किसने, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे 1972 में, ठीक है, स्टेनले कोहेन, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, पहला था हमारे पास स्टेनले कोहेन एंड दूसरा था हमारे पास हार्वर्ड बॉयर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो डिस्कवर करा था या आइसोलेट करा था। इन्होंने फर्स्टली क्या किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए को, फर्स्ट जो आर डीएनए है उसको आइसोलेट जो उनको इन्होंने करा था। कहां से करा था, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, उससे इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करा था। ई कोलाई के अंदर जो है वो एक बैक्टीरिया है, और आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास जो है वो दो डीएनए रहते हैं, एक तो उसका क्रोमोसोमल डीएनए रहता है जो मेन डीएनए होता है, मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास एक यहां साइड में, ये तो मेन डीएनए है इसका, सर्कुलर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसका रहता है बैक्टीरिया का, लेकिन एक साइड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट रहता है जिसको हमने प्लाज्मिड कहा है। अब प्लाज्मिड देखिए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। वैसे तो इसका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डीएनए सर्कुलर होता ही भी सर्कुलर है, लेकिन ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किससे, अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं बच्चे जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, तो जब भी बैक्टीरियोफाज इस पे अटैक करेगा, तो जब वो अपना वायरस इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, तो ये प्लाज्मिड क्या करते हैं, इनके पास स्पेशल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक जीन रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसको हम कहते हैं। ये प्लाज्मिड के पास रहता है, ये खासियत प्लाज्मिड के पास ही होती है, क्रोमोसोमल डीएनए के पास ऐसी पावर नहीं रहती। तो ये क्या करता है, जब भी ये हमारे पास फ्रेगमेंट आएंगे वायरस के, ये क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन्स होते हैं इनको भेजेगा, ये इस डीएनए को कट कर देंगे, फ्रेगमेंट को कट कर दिया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फ्रेगमेंट को पूरा कट कर दिया इसने, डीएनए जो भी वायरस आया था, और कट करने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है और पूरा का पूरा बैक्टीरिया इस बैक्टीरियोफाज से सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। तो मतलब है कि डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। तो यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रिकम्बिनेंट डीएनए इन्होंने आइसोलेट करा था, स्टेनली कोहेन और हार्वर्ड बॉयर ने, इस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो उन्होंने निकाला था। क्लियर है, उन्होंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड लिया, जो पोर्शन इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाता था उसको कट करके बाहर निकाल लिया, एक और प्लाज्मिड लिया, उसके साथ इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसको अलग बनाए इस तरीके से, और इसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब यहां जाके अंदर मल्टीप्लाई लगा करने, और हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो मेडिसिन या जो भी हमारे पास वैक्सीन है वो हमारे पास आने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले आरडीएनए जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए आइसोलेट करा था। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये अपने ध्यान में देना है, ठीक है। और
जिससे करा था वो था हमारे पास साल्मोनेला टाइफीमरियम। ये पूरा ये वही है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, टाइफाइड जो है वो कॉज करता है ना। है ही भी बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी क्या इकोलाई की तरह ही क्या पाया जाएगा, प्लाज्मिड पाया जाएगा। हर बैक्टीरिया में ये होता है। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोटिक का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। तो बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोट में ही तो होते हैं, तो वो सभी में पाया जाएगा। तो इन्होंने साल्मोनेला टाइफीमरियम से जो है वो उसको सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए को आइसोलेट करा, यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आया समझ में। तो ये हर बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और ये मेन रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये है ना, अब इसके क्वेश्चन को बाद में पुट करते हैं। इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले किसने इसको रिकम्बिनेट करा, ठीक है। रिकम्बिनेट करने के बाद ना जब इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अभी तो ये बाहर है हमारा, अभी तो क्या है ये बाहर है, ये जो हमारा डिजायर्ड जो हमने आरडीएनए बना दिया है। जब हम इसको होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना है आगे के लिए, आगे आएगा ये कि जब हम अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डालते हैं, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और ये कमरा हमारा होस्ट है, तो जब इंट्रोडक्शन करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने डिजायर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अंदर डालने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इतना नॉर्मली याद रखो, आगे इसके बारे में और कहानी है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि किसने सबसे पहले वो काम किया। अभी जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे तो मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। इन्हीं मल्टीपल कॉपीज को हम क्लोनिंग भी कहते हैं। ये आपकी बुक में डायरेक्ट दिया भी हुआ है कि जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए अंदर होस्ट सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है और मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर लेता है तो उसको हम क्लोनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई वो ना रहे ना क्वेश्चन की क्लोनिंग क्या चीज है, तो यही है क्लोनिंग कि क्लोन बनाने और बनाने, लगातार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, क्योंकि डीएनए तो चाहिए हमें, डिजायर्ड अगर जीन चाहिए तो डिजायर्ड जीन किसी डीएनए में ही होगा, तो उस डीएनए को आइसोलेट भी तो करना है, बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि वो तो सेल के सबसे अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के, उसके बाहर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी तो आ सकती हैं इसके अंदर एक साथ में। तो हम डीएनए को कैसे स्पेसिफिकली उससे बाहर निकालेंगे ताकि उसके अंदर सेल वॉल ना आए, उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना आए, उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो ना आए इसमें, उसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है वो ना आए इसमें, या बाकी जितने भी लटरम पटरम चीजें प्रेजेंट हैं वो ना आए, सिर्फ डीएनए को ही हम यूज, क्योंकि डीएनए ही है हमारे काम का। तो उन सबको कैसे हटाना है तो वो हम बात करेंगे कि जोड़ तो देंगे और लेकिन हम डिजायर्ड जीन्स को, जो डिजायर्ड हमारा डीएनए में जो जीन है उसको पाएंगे कैसे, प्राप्त कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इतनी सी कहानियां, वो जो स्टेप हैं जिन स्टेप को फॉलो करके हम अपने डिजायर्ड जीन को पाएंगे और डिजायर्ड जीन को हम किसी और प्लाज्मिड के साथ अटैच करके उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां वो रेप्लिकेट करेगा। जब रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर लेंगे तो हम इससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, क्योंकि तो काम कर ही रहा है हमारा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है हमारे पास कि स्टेप्स जो है वो कौन कौन से होते हैं बायो रिकम्बिनेंट जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप अलग चीज है और जो टूल्स हैं वो एक अलग क्वेश्चन आता है। ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन टूल्स करके आता है कि राइट द वेरियस टूल्स प्रेजेंट या इन्वॉल्व इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स अलग है, स्टेप्स लिखाऊंगे नहीं, स्टेप में टूल्स आपको मिल जाएंगे। टूल्स मतलब हथियार, तो हथियार तो पहला कैंची है, तो अभी तो मिली नहीं, वो ढूंढनी है तो ढूंढ लेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ, जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप रहेंगे कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता देना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि ये समझ में आने वाला चैप्टर है और आना चाहिए, है ना। एक कहानी है, उस फ्लो में अगर उस किश्ती में सवार हो गए तो वो पूरी कहानी का मजा ले लेंगे आप। कहीं पे ब्रेक ले लिए फिर वो छूट जाएगी कहानी आपकी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन आरडीएनए, मतलब कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है कि आरडीएनए में आर किसके लिए स्टैंड करता है, रिकम्बिनेंट, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है हमारे, टूल्स के ऊपर भी आ जाएंगे। आपकी बुक में डायरेक्ट टूल्स हैं, स्टेप बाद में दिए हुए हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास कि हमें हमारा डिजायर्ड जीन चाहिए, और डिजायर्ड जीन कहाँ है, डीएनए के ऊपर। तो डीएनए को निकालो, जहां से भी निकालना है निकालो, चाहे वो बैक्टीरिया का डीएनए हो, चाहे वो फंगस का हो, वो प्लांट का हो सकता है, वो एनिमल का हो सकता है। वो डिजायर्ड जीन तो हमारा किसी के भी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। आई ना बात में? तो हमने सबका देख लेना कि सबसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले डीएनए को निकालो भाई, पहला स्टेप तो ये होना चाहिए हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जहां जिस डीएनए के ऊपर हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, पहले उसको निकालो। तो हम पहले स्टेप में पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा कि मान लो निकाल लिया, कैसे निकाला हम आगे पढ़ेंगे। निकाल लिया हमने, हमारे पास हमारा डीएनए आ गया। पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए अब, छोटा सा सेगमेंट चाहिए, और वो सेगमेंट कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अब यहां है तो इसको काटना पड़ना, तो काटने के लिए हम मोलिकुलर सीजर का यूज करते हैं, स्पेशल टाइप के एंजाइम का यूज करते हैं। उन एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हम यूज बोलते हैं। तो सेकंड आएगा यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है। ये क्या करेंगे, हमारे डिजायर जीन्स को कट करने में हेल्प करेंगे। कितने टाइप के होते हैं, कहां से मिलते हैं, ये हम जब डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब मैं आपको बता दूंगा कि कहां से मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने बता दिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां मिलेंगे, ओनली प्रोकैरियोट से निकालते हैं हम। कहां, वो प्लाज्मिड के अंदर है नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां से निकालते हैं। ठीक है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वहां से हम हर बैक्टीरिया से हम अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे काम का कौन सा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब काटना तो डीएनए ही है, लेकिन वो डीएनए भी अलग अलग तरीके से काटते हैं, कट अलग अलग तरीके से लगाते हैं। हमें कौन से कट टाइप का कट जो हमें चाहिए और वो कौन से टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर हुआ था, ये भी बताऊंगा। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। मान लो कि हमने काट लिया अपना डिजायर्ड जीन्स। ठीक है, हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटना है डीएनए, तो वो काटेगा, पूरे डीएनए को काट देगा, और उसमें से एक डिजायर्ड हमारा कैरेक्टर डिजायर्ड जीन भी रहेगा। लेकिन अब इतने सारे पीसीस में से हम अपने डिजायर्ड जीन को कैसे डिस्कवर करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना, इसकी सेपरेशन करनी पड़नी। डीएनए को क्या करना पड़ना, सेपरेट करना पड़ना। कुछ बड़े पीसेस काटे होंगे उसने, कुछ छोटे पीसेस काटे, क्योंकि रैंडम काटता है, रैंडम कट लगाएगा, तो कोई छोटे पीस काट देगा, कोई बड़े पीस काट देगा। तो हमें अब उसमें से अपना डिजायर्ड जीन चाहिए, तो उसको हमने सेपरेट करना पड़ना। सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निक की, उसको कहते हैं यूज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, इसका यूज करते हैं। इसमें हम एक एग्रो जेल का बेड बिछाते हैं, उसके ऊपर डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनको रन करवाते हैं। पोरस होता है एग्रो जेल, पोर होते हैं उसमें, तो डीएनए ऐसे ऐसे डुबकी मार के हो जाता है। तो जो बड़े सेगमेंट होते हैं वो धीरे मूव करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो छोटे सेगमेंट होते हैं पतले, वो उन पोर से निकल के आगे चले जाते हैं, फिर वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरी शीट पे। फिर हम उस पर एक स्पेशल टाइप की डाई फेंक के मारते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए। फिर यूवी रेडिएशन में हम उसको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं। वो सारी टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप पढ़ेंगे। अब मान लो कि हमने निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड जीन था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हमने इसको निकाल लिया। अब इंट्रोड्यूस भी तो करवाना पड़ना किसी, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास फोर्थ। इससे पहले देखो है ये एक ही कॉपी, अभी एक ही कॉपी निकली हमारे पास, लेकिन हो सकता है कि एक कॉपी में एक्सपेरिमेंट हमारा ना हो, वो एक्सपेरिमेंट फेल ही हो जाए। अब वापिस आइसोलेशन थोड़ी करने जाना पड़ना है, वो फिर तो लंबा प्रोसेस चला गया। हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हमारे पास वो डीएनए का सेगमेंट आ जाता है डिजायर्ड कैरेक्टर वाला, हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। क्या बना लेंगे हम, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर टेक्निक कॉल्ड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये भी इसमें पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम ये फोटोस्टेट मशीन है। अब है ना, ये गुम भी हो जाएगा तो दूसरे तो है ना पड़े हुए, एक्सपेरिमेंट को वापिस ही यहीं से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो उसमें हम पीसीआर पढ़ेंगे, कैसे मल्टीपल कॉपीज जनरेट करवाई जाती हैं। ये हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी
इसमें इसकी टेक्निक की बात करें इसमें भी करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना ली। अब हमारे पास डिजायर्ड जीन आ गया। अब किसी में तो डाल के इंट्रोड्यूस करवाना पड़ना। देखो ये हमारा होस्ट है, ये होस्ट सेल है जिसके अंदर मैंने अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करना है। अब मैं इसमें ये जीन्स डायरेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट वही मेथड हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम यूज करते हैं वेक्टर, और वेक्टर यूज करते हैं हम प्लाज्मिड। किस वेक्टर का यूज करते हैं? वेक्टर को हम जीन टैक्सी भी कहते हैं। तो यहां पे आएगा यूज ऑफ वेक्टर, जिसमें को हम जीन टैक्सी भी कहते हैं, क्योंकि इस जीन्स को ही तो हमने टैक्सी में बिठा के भेजना है। तो उसमें हम वेक्टर जो यूज करते हैं वो है हमारे पास प्लाज्मिड। ठीक है, आर्टिफिशियल वेक्टर भी यूज किए जाते हैं, जिसमें आएगा आपका PBR322। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल हमने जो है वो वेक्टर जो है वो आइसोलेट करा, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने जो है वो वेक्टर में जो है वो लगा दिया अपना डिजायर्ड जीन। अब हमने डालना है होस्ट में। तो मैंने कहा था कि जब होस्ट के अंदर डाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्या जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस rDNA इनटू होस्ट सेल। ये rDNA या वेक्टर, इसको वेक्टर भी कह देंगे ना, क्योंकि वेक्टर में ही तो लग के जाएगा। वेक्टर इनटू होस्ट सेल, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। अब डाल तो दिया है, अंदर जाके काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पता लगे कि हमने जो वेक्टर के अंदर अपना जीन डाला था वो लगा ही नहीं, वो हमने लगा दिया इंजेक्शन और दे दिया होस्ट सेल को, वो वेट कर रहे कि भाई अंदर काम हो रहा होगा। हो सकता है अंदर काम हो ही ना। तो हमें पता भी करना पड़ना कि जो हमने ये वेक्टर इंट्रोड्यूस करा है उसमें हमारा डिजायर्ड जीन लग गया है, और लगने के बाद वो काम करना शुरू कर दिया कि अंदर जाते खत्म हो गया वो। उसके लिए स्क्रीनिंग करनी पड़नी। क्या करनी पड़ी उसके लिए? स्क्रीनिंग या सिलेक्शन करनी पड़ी। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें सिलेक्टिबल मार्कर यूज किए जाते हैं, वो भी आपकी बुक में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम क्या देखेंगे कि हमने जो अपना वेक्टर है होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा है, क्या उसने सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया है कि नहीं करा है, वो हम स्क्रीनिंग में देखेंगे। उसको सिलेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब अंदर जाके देखा कि बढ़िया काम करना है, लग पड़ा है काम करने। हमारा डीएनए जो है वो जो है वेक्टर, उसके साथ अपना डिजायर्ड जीन का डीएनए लग चुका है और अंदर वो रेप्लिकेट करना शुरू कर चुका है। अब हमने तो और मल्टीपल कॉपीज बनानी, तो हम क्या देंगे फिर? यूज ऑफ बायो रिएक्टर्स, वो बड़े बड़े कंटेनर्स, जिसमें हमने एरिएशन टैंक भी जिसमें हम पढ़ा था कि ऑक्सीजन देके हम माइक्रोब्स के नंबर बढ़ा देते हैं, वो मल्टीप्लाई करना और शुरू कर देते हैं। तो बस इन्हीं होस्ट को हमने अब बायोरिएक्टर्स में डालना है और वहां पे और मल्टीपल कॉपीज जनरेट करवा लेनी। बड़े बड़े वेसल्स लगाए होंगे जहां पे हम उनको बायोरिएक्टर्स कहते हैं, जहां पे वो रिएक्ट करके मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर देंगे, और इतनी कॉपीज जनरेट हो जाएंगी कि अब हम उसमें से अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो हम उसको पूरा क्रश करेंगे, वही सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रश करेंगे उसको, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अपना डिजायर्ड का जीन्स हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। उसको हम फिर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, बेसिकली प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें जो बायो रिएक्टर्स में जो हमने माइक्रोज मल्टीप्लाई कराए थे, तो उसमें हमारा डिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई कर गया, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है। अब प्रोडक्ट निकालना भी तो है, तो हमने अपने प्रोडक्ट निकालना है, कचरा थोड़ी निकालना। तो वो हम सारा का सारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में बाहर निकालते हैं। बेसिकली इसको प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें हम अपना डिजायर प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बायोरिएक्टर्स में बाकी से वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, और फिर हाई स्केल के ऊपर इंसुलिन मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो देखो कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अपना डिजायर प्रोडक्ट बना दिया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे ह्यूमंस की डिजायर कम खत्म थोड़ी होती है, पता नहीं हमने क्या क्या बना लिया। बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हो रहा है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही लेडी, वहां हमने यूज करा है। टेस्ट ट्यूब बेबीज में इसका यूज करा है।
डीएनए की जो वैक्सीन है वो बनाने में इसका यूज करा है। तो है ना, कोई जीन डिफेक्ट हो गया है बॉडी के अंदर, उसको ट्रीटमेंट के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करा है, तो कहीं तो अच्छे यूज हमने करे हैं। तो ये सारे यूज आप एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हमने इसका क्या क्या यूज किया। यहाँ हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि टेक्निक क्या है, क्या स्टेप फॉलो करेंगे, और जिसमें हम जो है वो एक डिजायर प्रोडक्ट तक हम पहुंच पाए। तो ये हमारे 8, और अगर पीसीआर को भी बीच में मिला दूं तो ये 9 जो है वो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इन्हीं स्टेप को हम सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं, ये नहीं कि लास्ट वाला पहले कर लिया, ये सीक्वेंस में ही फॉलो किए जाएंगे सारे के सारे स्टेप। पहला आइसोलेशन करवानी पड़ेगी, जहां जिसमें हमारा डिजायर जीन है, डिजायर जीन कट करना पड़ना, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने पड़ने, ये कैंची की तरह काम करते हैं। जब मिल गया सेगमेंट तो अब हम उसको गुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे पहले ये जो सेगमेंट है ये तो मिक्स होगा सभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स में, तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करना पड़ना, उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। अब जब हमारे पास वो डिजायर्ड सेगमेंट आ जाता है तो उसके हम मल्टीपल कॉपीज रख के सेव कर लेते हैं, ताकि अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाए तो हम उसका वापिस से यूज किया जा सके। अब हमने जब जीन्स हमें मिल गया है, अब हमने वेक्टर में उसको बिठा के होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। अब वेक्टर में यूज करते हैं बेसिकली प्लाज्मिड। क्या खासियत होती है एक वेक्टर होने के लिए, क्या क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये फीचर किसी में है तो उसको हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, हर किसी को नहीं करेंगे। और ये क्या वेक्टर सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही मिलते हैं, क्या यूकैरियोट में नहीं मिलते, इसकी भी चर्चा करेंगे। यूकैरियोटिक भी होते हैं वेक्टर, जिसमें ईस्ट आता है, मोस्ट कॉमनली हम ईस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC में पढ़ेंगे, अगर इसमें होगा तो बताऊंगा आपको, नहीं तो प्लाज्मिड क्यों किया, क्या इसके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। और वेक्टर को जीन टैक्सी भी बोला जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड जीन टैक्सी, क्योंकि टैक्सी में बिठा के हमने इसको भेजना है, ठीक है। अब भेजना तो तब है ना जब ये जुड़ेगा, सेगमेंट तो आ गया है, ये टैक्सी भी तैयार है, अब इसको जोड़ना भी तो है। जोड़ने के लिए अब सुई धागा थोड़ी लगना, गम लगेगी। वैसे गम बड़े हैं जिंदगी में, लेकिन वो गम काम नहीं आने, क्या आएगी वो गम लगेगी, डीएनए लाइगेज। रेप्लिकेशन में पढ़ा हुआ है आपने, ये डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ देगा इधर, तो इसका भी यूज आप पढ़ेंगे। तो एक टूल आगे, ये भी देखो लाइगेज टूल है ये, इसके बिना नहीं जुड़ेगा। टूल ये भी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहले तो काट देगा पहले, तभी तो काम होगा बाकी। तो पहला टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने के बाद जोड़ना भी तो है, तो डीएनए लाइगेज, अब डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया होस्ट के अंदर, अब इंट्रोड्यूस भी तो करवाना है, तो वेक्टर भी तो चाहिए, तो अगला वेक्टर। अब वेक्टर को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वहां जाके रेप्लिकेट करेगा, लेकिन रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने पड़ने, रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज, तो नेक्स्ट टूल डीएनए पॉलीमरेज आएगा इसमें, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अब किसका डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा, वो होस्ट का ही करेगा, होस्ट के पास है डीएनए पॉलीमरेज, वो उसी का यूज करके अपनी रेप्लिकेशन करता रहेगा। और लास्ट में होस्ट सेल चाहिए, तो होस्ट सेल हम देख लेंगे, वो प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। अगले चैप्टर में बीटी कॉटन पढ़ेंगे आप, तो ऐसे ही तो बना वो, ऐसे तो रेजिस्टेंट दी है हमने उसको, इसलिए ये बेस है, ये क्लियर होना जरूरी है। अगला चैप्टर तो फिर इसकी एप्लीकेशन की कहां कहां हमने क्या क्या बना लिया है इससे, इतने स्टेप क्लियर है। ये अगर आपको याद हो जाएंगे, ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर ये पूरा चैप्टर आपके अंडरस्टैंडिंग में है। ये स्टेप है तो आप हर क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि टूल में तो टूल यहीं से तो निकाल लें, अगर स्टेप आ गए तो स्टेप यहीं से तो लिखने हैं, और किस स्टेप में क्या हो रहा है वो आप लिखेंगे, क्योंकि ये तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है हमें। क्लियर है? तो ये स्टेप्स आप 8 फिर ये याद होनी चाहिए आपको, ये याद होंगे तो पूरा चैप्टर आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इसमें से बड़े ज्यादा जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में बनते हैं, डायरेक्ट बनेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बनेगा हमारे पास, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए अब हम डीएनए को आइसोलेट करना बताऊंगा मैं, कैसे आइसोलेट करते हैं। डीएनए तो बड़ा अंदर कोर तक प्रेजेंट है, उसके बाद दीवारें भी तो हैं इतनी, वो तोड़नी तो पड़नी तब तो डीएनए तक पहुंचेंगे, है ना। समय में वो दीवारें तोड़ेंगे कैसे, वो हमने पढ़ना है। क्या समय बचता है, 10 मिनट है, 15 मिनट, इतना क्लियर है।
यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो ये फ्री माइंड होके ही आपकी एक बार फिर से पढ़ना आपको घर जाके, नहीं तो ये तो फिर फ्लाई ओवर ही जाएगा, ऊपर से आप नीचे रह जाएंगे। ये स्टेप, इतने स्टेप तो कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। अगर केशकांति शैम्पू बाजार में आया है तो इसी टेक्निक से आया है। केशकांति क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई हमें? क्योंकि बाल नहीं हैं, कम है, वो इसने तो कटवा लिए ना, लेकिन कहीं में नहीं है ना। क्यों यूज कर रहे हैं केशकांति? लंबे घने बाल चाहिए, मतलब डिजायर आई हमारी कि हमें लंबे घने बाल चाहिए, ऐसी डिजायर है मेरी, केशकांति बना दो। बाबा रामदेव ने केशकांति बना दी। अब केशकांति बना कैसे? किसी से तो हमने वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करा होगा जिसमें ऐसा जीन होगा जो घने बाल बनाता होगा, घने ही घने बाल। तो घने बाल बनाता होगा तो वो जीन हमने डीएनए से आइसोलेट करा होगा ना, पहले डीएनए आइसोलेट करा होगा। तो पहले वही तो लिखा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डिजायर जीन क्या है? वो लंबे घने बाल वाला। काटना पड़ना, काट लिया, सीजर से काट लिया। अलग करना पड़ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर ली। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमारे पास सेगमेंट आ गया, तो हमें वेक्टर चाहिए, इसमें इसको इंट्रोड्यूस करके हम मल्टीपल कॉपीज होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक कोई जरूरत नहीं है ना, डिजायर एक का थोड़ी लंबे घने बाल चाहिए। ये तो फिर लोगों, पूरी वर्ल्ड की जो है वो डिजायर है, ये तो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करवाओ। तो फिर ये सारे प्रोसेस करने पड़ने ना, फिर लास्ट में निकलेगा ना केशकांति, निकलेगा ना केशकांति। तो अगर मुझे डीएनए आइसोलेट करना है लंबे बालों वाला, तो बालों से ही निकालना पड़ना डीएनए। तो यही तो टेक्निक है ना। होस्ट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? कट करेंगे, लाइगेज एंजाइम उसके साथ वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, वेक्टर को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्ट कोई भी चीज हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इकोलाई हो सकती है। इकोलाई क्यों यूज करेंगे? रैपिडली फास्ट रेप्लिकेशन, फटाफट काम करती है। इसलिए पुराने बेस जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो केशकांति बन गया, लगाओ और घने बाल पाओ। है ना बात सही में? कोई क्लियर है ना मेरी बात? तो डीएनए को आइसोलेट करना है, तो डीएनए तो सेल में प्रेजेंट है ना, तो वो सेल के बाहर, तो अगर हमारा सेल है, एनिमल सेल है, तो बाहर सेल वॉल तो है ही नहीं, वो तो स्टार्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। लेकिन सारे थोड़ी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट। बैक्टीरिया को ले लो, बहुत सेल वॉल के बाहर। फंगस की जो है वो सेल वॉल अलग किसी चीज की बनी है, बैक्टीरिया की भी सेल वॉल है लेकिन वो किसी अलग चीज से बनी है। प्लांट की अपनी सेल वॉल है, वो किसी अलग चीज से बनी है। तो तोड़नी पड़नी है ना। गिलास में सेल तो ले लिया है, अब उस सेल से डीएनए भी तो निकालना पड़ना। उसके लिए हम फिर आइसोलेशन वाला प्रोसेस पढ़ें। इतना क्लियर है? स्टार्ट करूं मैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये आसान है, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। डीएनए ही निकालना है। सेल का स्ट्रक्चर आता है बनाने? तो सेल अगर मैं बनाऊं, ये हमारे पास सेल है, ये सेल वॉल है। क्या है हमारे पास? ये बाहर सेल वॉल है। अगर मैं किसी और के लिए अपने एनिमल सेल की ना बात करूं, एनिमल सेल नहीं बना लेता हूं, आपने पूरा मान जाना, बना हमारा सेल नहीं बनाया। यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की बात कर लूं। अब ये सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में भी होती है, ये सेल वॉल आपके फंगस में भी होती है, ये सेल वॉल आपके बैक्टीरिया में भी पाई जाएगी। लेकिन सेल वॉल सब में बनी अलग अलग चीज की होगी। तो सेल वॉल के अंदर पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पाइथन में भी जाएगी, ये थोड़ी रहेगी बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पीएम लिख रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा वो डीएनए जिसमें हमने अपना डिजायर जीन देखा है, यहां से एक्सट्रैक्ट करना। इसके बाहर आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए तो रहता ही हमारे सेल के अंदर, कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, ये प्रोटीन आ गए हमारे पास, आरएनए आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद जो है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। तो इसको तोड़ना पड़ना तो कोई और एंजाइम लगाना पड़ना हमें। सेल वॉल अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर फंगस की बात करूं तो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो
पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इस सब में सेल वॉल अलग अलग बनी होगी, तो मतलब इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमने अलग अलग एंजाइम देने पड़ने। सर बैक्टीरिया में कैप्सूल भी होती है, वो क्या होती है? कैप्सूल एनवल्प कहते हैं उसको, एनवल्प जो रहता है इसका वो कैप्सूल रहता है, जो बाहरी एनवल्प रहता है। जो सेल वॉल रहता है, उस सेल वॉल के बाहर जो म्यूसिलेज कवरिंग रहती है, वो कवरिंग हार्ड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, वो मिलके एक सेल एनवल्प बनाता है, कवरिंग बनाता है बेसिकली। ठीक है, वायरस में उसको कैस्पिड कहते हैं, उसको आउटर कवरिंग को। ठीक है, तो ये वही रहती है, तो इनको डाइजेस्ट करना पड़ना, तब जाके हमारा डीएनए निकलना। प्लांट में भी सेम है, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं है, तो मतलब सेल वॉल डाइजेस्ट करने वाला हमने वो एंजाइम ही नहीं डालना इसमें, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं। इसलिए मैं प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल तो होती नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद लिपिड की बनी होती है, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए वैसा एंजाइम डालना पड़ना। ये हमने यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, जब उन्होंने अलग अलग सेगमेंट में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है वो है कि नहीं है, ये बताने के लिए उन्होंने फिर अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करे थे। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? सिर्फ डीएनए, बाकी जितने भी हैं सेल वॉल, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन, आरएनए, इनको डाइजेस्ट करने वाले सारे एंजाइम डाल दो। बस क्या ना डालो? जो डीएनए को डाइजेस्ट करता, क्योंकि यही डाल दिया तो फिर रहा क्या? फिर वो भी खत्म हो गया है सही में। तो मैं यहां लिखूंगा कि आपके जो सेल वॉल है, चाहे वो प्लांट की है, फंगस की है, बैक्टीरिया की है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से जो है वो एंजाइम का यूज करते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, अगर वो सेल वॉल प्लांट की है, तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हम यूज करते हैं सेल्यूलेज। क्या एंजाइम यूज करते हैं? सेल्यूलेज। दूसरा हमारे पास आता है, अगर वो फंगस की है, तो फंगस की तो बनी होती है काइटिन की, तो इसके लिए हम यूज करते हैं काइटिनेज। ठीक है, उसके बाद तीसरा रहता है, अगर बैक्टीरिया की बात कर लूं, तो बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके लिए हम डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करते हैं लाइसोजाइम, जो हमारे स्वेट में भी रहता है, टीयर्स में भी रहता है। हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बात करी थी इम्यून सिस्टम में कि लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, कुछ स्किन अपने आप भी रोक लेती है बैक्टीरिया को पैथोजन को अंदर जाने से। क्यों? क्योंकि इनमें लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करते रहते हैं, आइज में रहता है, म्यूकस में रहता है ना, हमारे स्वेट में रहता है लाइसोजाइम, तो वो वहीं पे खत्म कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म करना मतलब उसकी सेल वॉल ही खत्म कर देगा डायरेक्टली, आई बात सही में। तो ये लाइसोजाइम यूज करेंगे। अब अंदर बच गए प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज। ठीक है, पांचवा है हमारे पास आरएनए, इसमें आरएनएज डाल देंगे। क्लियर है? तो ये सारे एंजाइम यूज करके हमने क्या कर दिया, मतलब ये देखो कि इसमें हमने सब कुछ कर दिया, सारे डाल दिए और एक स्लरी से बन गई। बस इसमें क्या नहीं डाला हमने? डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला नहीं डाला, लेकिन डीएनए है तो इसके अंदर ही ना घूम रहा। अब बोलते कि जब आप ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे तो आपका डीएनए आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा थ्रेड की फॉर्म में, क्योंकि अब वो निकल आया है बाहर। ठीक है, अब इसको थ्रेड को बाहर निकालने के लिए, प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं? इसमें डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। इसमें क्या डाला जाता है? चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, ये सबसे सेपरेट हो जाता है, और फिर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो इस डीएनए को, है ना, किसी भी स्ट्रॉ पे आप लिपेट के उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे सेकंड लास्ट पेज के ऊपर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, अगर अपने बुक में आप जाएंगे तो सेकंड लास्ट, ये बस ये जो बीकर बना हुआ है, यहाँ देखेंगे आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही है वो डीएनए। कब दिखता है? जब इसमें हम चिल्ड एथेनॉल डालते हैं, और चिल्ड एथेनॉल डाल के जब हम अपने डीएनए को क्या कर लेते हैं? प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग।
क्या कहते हैं इसको, स्पूलिंग। ये है नहीं, अब ये कट गया है आपके सिलेबस से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्पूलिंग कहा जाता है। और डीएनए को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। सब कुछ तो डाल दिया, डीएनए नहीं डाला, नहीं डालेंगे क्योंकि फिर तो हमारा वो डीएनए खत्म कर देगा वो। तो अब फिर हमने चिल्ड इथेनॉल डाल के हमने उसको प्रेसिपिटेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, बाहर निकाल लिया, और उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग का नाम दे देते हैं। मतलब एक स्पून से निकाल दिया, ऐसे याद रखो, स्पूलिंग, स्पूनिंग, स्पूलिंग, बस एंड नहीं लगाना है, ठीक है, स्पूलिंग लिखना है। तो निकाल लिया हमने, आइसोलेशन कर ली डीएनए की, आ गया हमारे पास डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए इतना है, क्या नहीं, कुछ नहीं था। क्या था कि हमने देख, हम तो सबके सेल के लेकर चलेंगे। हो सकता है वो प्लांट सेल में हो डिजायर्ड जीन, हो सकता है फंगस में हो, बैक्टीरिया से निकालना हो, तो उसमें तो और भी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। तो उसकी सेल वॉल को पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं लिखा है ना, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम हम डालते हैं। लाइपेज एंजाइम जो है वो हम डालते हैं, वो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज तो डाल ही रहे हैं। क्लियर है? तो इससे सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। अब डीएनए तो बहुत लंबा है, अगर हम अपनी ही बात कर लें ह्यूमंस की, तो 2.2 मीटर लॉन्ग है डीएनए। उसमें तो डिजायर्ड जीन का इतना ही होना है ना, इतना ही रहेगा छोटा सा। तो उसका दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे हम सीधे, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। अब मॉलिक्यूलर सीजर एक टूल है, तो जब टूल आएंगे कि राइट द टूल्स, वेरियस टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही आता है, क्योंकि वही टूल की तरह पहले यूज किया जाता है। क्या करता है? कट करता है। कहां से मिलेगा? प्रोकैरियोट से मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं प्रोकैरियोट्स में? डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं उसका, उसको वेरियस एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस देते हैं, उसको वेरियस बैक्टीरियोफाज से जो है वो रेजिस्टेंस देंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफाज ने तो खाए लेना बैक्टीरिया, क्योंकि उनको तो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहते हैं। गंगा का पानी क्यों नहीं जो है वो आप बोलते हैं पोल्यूटेड नहीं होता है, साफ ही रहता है, जितने सालों तक उसको रखो उसमें वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज बड़े हैं, तो वो बनने नहीं देते, बैक्टीरिया खा लेते हैं उनको, साफ रहता है। क्लियर है मेरी बात? तो आइसोलेशन कर ली है, अब काटना पड़ना। तो ये जो कट का प्रोसेस है ये लंबा है, थोड़ा बेसिक सा आज मैं डिस्कस कर जाऊंगा आपके साथ, ताकि कल के लिए ये बन जाए। इतना क्लियर है, आइसोलेशन तो होगी, डीएनए हमारे पास आ गया है, अब सेगमेंट हमारा इतना ही है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है, लेकिन निकालने तो वो भी पढ़ने ना, कहां से निकालने हमने, वो भी तो पढ़ना है इसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। पहला स्टेप क्लियर है? ये जो मैंने जितने भी एंजाइम लिखवाए ना आपको, चाहे वो लाइपेज हो, चाहे वो प्रोटीएज हो, चाहे वो आरएनएज हो, चाहे डीएनएज हो, चाहे हमारे पास काइटिनेज हो, या और कौन बचा हमारे पास, सेलुलोज हो, तो वो सारे एंजाइम आपने याद रखने, कहीं ना कहीं एग्जाम में वो आ ही जाएंगे। पूछ लेंगे कि आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो उधर सोचना थोड़ी पड़ना, आरएनएज, राइबोन्यूक्लियेज भी उसी को कहते हैं। अगर उधर आरएनएज नहीं दे रखा, राइबोन्यूक्लियेज दे रखा होगा ना, तो वो ठीक है, वो कोई भरोसा नहीं हो मुझे आपका।